मैं चैलेंज करता हूं हिंदुस्तान के पत्रकारों से। कहते हैं कि अगर केंद्र का सत्ता पाना है, स्कूल में छात्रों की आवाज बन जाता था। भारत से ये बात खत्म होनी चाहिए कि राजनीति बड़ी गलत चीज है। तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर वो रास्ता गुजरती है। जो सरकार होगी वो करेंगे। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम के पॉडकास्ट में। कहते हैं कि अगर केंद्र का सत्ता पाना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर वो रास्ता गुजरती है। और कहीं ना कहीं इस रास्ते को ही समझने के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। जी हाँ, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की आवाज़ है, या ये कह लें कि समाज और राजनीति के गहरे जानकर भी है। जी हाँ, मनोज यादव जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आगाज टाइम के पॉडकास्ट में। आपका और आपके चैनल दोनों का बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस पॉडकास्ट के लिए। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और उसकी भविष्य, कहीं ना कहीं जो पिछले राजनीति की, जो आने वाली राजनीति है, और जिस तरह से आज राजनीति कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में सिर्फ कहीं बट गई है, सिर्फ धर्म और जाति पे जाके रुक गई है ना। जो हमारा मेन मुद्दा है, व्यापार हो गया या कहीं कह ले कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, इस सब पे कहीं चर्चा नहीं होती है। तो जो जनता है वो भी चाहती है कि आखिर जो सरकार आ रही है, जो भी सरकार आती है जाती है, तो वो क्यों नहीं मेन मुद्दे पे बात करती है। तो उसी बारे में आज हमसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे जो श्रोता हैं या हमारे जो दर्शक हैं, अपने बारे में बताएं, क्योंकि सब कोई आपको जानता है कि आप समाजवादी पार्टी के कह लें कि जुबान है, या उनकी आवाज़ जो जनता के पास पहुंचाते हैं, विपक्ष के पास पहुंचाते हैं। तो आप अपने सामने हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप किस तरह से समाजवादी पार्टी की आवाज़ को जनता के पास पहुंचाते हैं। सुहानी जी, मेरा जो गृह जनपद है वो बाराबंकी है और मैं वहीं पला बढ़ा। और एक साधारण परिवार में मेरे पिताजी श्री राम कुंवर यादव जी, एक सफदरगंज चौराहा पड़ता है फैजाबाद रोड पे, उसी के पास में हमारा गांव है, घर है। पिताजी हमारे एक किसान के बेटे थे, पढ़ाई लिखाई की और पढ़ लिख के फिर 1980 में उनको सरकारी जॉब मिली और कई सरकारी जॉब उनको मिली, लेकिन फिर वो मंडी समिति में रहे और एक अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए। लेकिन उसके साथ साथ नौकरी से पहले वो सामाजिक परिवेश, जो समाजवादी परिवेश है उसमें भी रहे। जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी में वो जेल गए वीसा के तहत और 6 महीने वो जेल में रहे। 3 महीने बाराबंकी जेल में और 3 महीने फैजाबाद की जेल में। तो आज वो एज ए लोकतंत्र सेनानी के रूप में काम करते हैं। और समाजवाद हमारे ज़िले की पहचान है। जब पहली बार देश में लोकसभा का चुनाव हुआ तब कांग्रेस पूरी देश में छाई हुई थी, लेकिन बाराबंकी में स्वर्गीय राम सेवक यादव जी सांसद बने, जो सोशलिस्ट पार्टी से आते थे। और एक ये बड़ा अचीवमेंट था उस दौर में कि जहां कांग्रेस ही हो रहा था पूरे देश में, वहां बाराबंकी एक ऐसी धरती थी जहां पे समाजवादियों ने समाजवादियों को ही चुना। तो मैं एक साधारण परिवार से फिर पढ़ाई लिखाई बाराबंकी में हुई। फतेहचंद जगदीश राय इंटर कॉलेज था, उससे मैंने इंटर किया। इंटर के बाद में सीधे लखनऊ यूनिवर्सिटी आया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि मुझे दूर दूर तक आना था। मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी सफलता जो भी मिली सरकारी नौकरी की। कुछ सरकारी नौकरियों में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो परीक्षा रद्द कर दी गई, वो रिज़ल्ट नहीं आउट होने दिया गया। और फिर आखिर में मैं कॉरपोरेट में गया और कॉरपोरेट में मैंने लगभग 6-7 साल काम किया। 2011 में मैं समाजवादी पार्टी में आया। मुझे ये ज्ञान नहीं था कि सरकार बनने वाली है राजनीति में। उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ कि 12 में सरकार बननी, तो 11 में मुझे लग गया कि सरकार बनने वाली है, तो मैं चलूँ समाजवादी पार्टी में। मुझे कोई ज्ञान नहीं था इस बात का, क्योंकि मैं राजनीति से बड़ा दूर था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से बहुत दूर रहा। मेरा कोई सरोकार नहीं रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पढ़ने वाला छात्र हूँ तो पढ़ाई लिखाई करूँगा। तो कहीं ना कहीं आपके फादर भी शुरू से समाज सेवा। हाँ, वो एक बड़ा क्वेश्चन बड़ा सटीक है मेरे जीवन पे। समाजवाद का मतलब होता है गैर बराबरी।
गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए और किसी के साथ अन्याय ना हो। तो ये मेरे फादर से भी मुझे मिला। और दूसरा मुझे कहते नहीं बाय ब्लड होता है समाजवाद जब, तो मैं कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। स्कूल में छात्रों की आवाज़ बन जाता था, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से लड़ जाता था, वो बहुत अच्छे टीचर थे, अपने स्कूल के टीचरों से लड़ जाता था बच्चों के अधिकार के लिए। लेकिन राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं होता था। मेरे गुरुजी थे, शायद में भी आज भी जिंदा हैं, श्री रामचंद्र शुक्ल जी, मुझे हिंदी पढ़ाते थे और वो मुझसे हमेशा कहते थे कि मनोज तुम राजनीति के लिए बने हो। लेकिन मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जीवन में एक मध्यम वर्गीय घर के बच्चे राजनीति में जाएंगे कि उनका ध्येय होता है कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और अपना आर्थिक जो जीवन है उसको बेहतर करें। लेकिन मैंने उनकी बात शायद उस वक्त नहीं मानी, लेकिन 2011 तक आते आते जो बात उन्होंने मुझसे 90s के दौर में कही थी, 96-97 में मुझसे कही थी, वो बात 2011 में मुझे आखिर उसी रास्ते पे आना पड़ा और मैं समाजवादी पार्टी में आया और बड़े जिला लेवल के एक छोटे से पद से मैंने अपनी राजनीतिक सफ़र को शुरू किया। लखनऊ में ही युवजन सभा का मैं सदस्य कार्यकारिणी था लखनऊ ज़िले का। फिर लेकिन वहाँ से मैं लगातार कहीं रुका नहीं मेरा सफ़र। फिर मैं जिला सचिव हुआ, जिला सचिव से मैं लोहिया वाहिनी का जिला उपाध्यक्ष हुआ और उसके बाद सरकार में ही मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी छात्र सभा का बना और वहाँ से फिर थोड़े दिन तक बिना पद के रहा। बात को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे पार्टी का प्रवक्ता बनाया और लगातार संगठन से लेके ज़मीन से लेके हर चीज़ का काम करता रहा। तो एक ये वो मेरा सफ़र है, अपने बारे में मेरी वो जानकारी है कि मैं जा रहा था कहीं और चला आया राजनीति की तरफ। सर, आपने कहा कि मुझे राजनीति में नहीं आना है, लेकिन आप आगे कैसे भी करके जो भी आपका मन, लेकिन कौन सा वो लक्ष्य था जो या समाज को बदलना चाहते थे? जैसे आपके फादर इमरजेंसी में जेल गए, चाहे जो आपने भी कुछ सोचा होगा कि समाज में मुझे ये बदलाव करना है तो राजनीति में हम जाए, अपनी विचारधारा रखें। तो वो कौन सी सोच थी, आप कौन से बदलाव चाहते थे कि राजनीति में आया? देखिए, राजनीति में जो सबसे बड़े बदलाव की बात है वो ये है कि भारत से ये बात ख़त्म होनी चाहिए कि राजनीति बड़ी गलत चीज़ है। इस चीज़ की चर्चा हर घर में है। क्या करता है बेटा? राजनीति करता है, मतलब उसको बड़ा ही दृष्टि से देखा जाता है। वैसे पावर सेंटर वही है, राजनीति ही पावर सेंटर है। इस देश की सारी संस्थाओं को पॉलिटिक्स ही चलाती है, जो सत्ता में है जो विपक्ष में है। लेकिन ये बात भी लगातार घरों में थी और एक अमूमन आज भी एक ट्रेंड है, जिनके घर में पॉलिटिक्स है वो तो आने देते हैं। मैं तो एक बड़ी हास्यप्रद बात कहता हूँ, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, सामान्य घर से हैं और शादी विवाह नहीं हुआ है लड़के का या लड़की का, और ये कह दीजिए कि क्या करता है लड़का? राजनीति करता है, तो उसकी शादी नहीं होगी जल्दी। आज भी ये भारत का ट्रेंड है। वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसका घर परिवार बड़ा मजबूत हो, स्ट्रांग हो, बाप दादाओं का बनाया हुआ सब कुछ हो, तो वो अलग बात है। अगर वो ये कह देगा कि मैं राजनीति करता हूँ तो शायद जल्दी शादी नहीं होगी। जैसे कि एक बाबू की, एक इंजीनियर की, एक डॉक्टर की जितनी जल्दी IAS की शादी हो जाती। तो ये इस देश में जो एक बदलाव की बात है कि सबसे बड़ा तो ये बदलाव होना चाहिए कि राजनीति को अच्छे दृष्टिकोण से इस देश में हर घर में देखा जाना चाहिए। और समाजवाद की जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं अपनी वैचारिकी को जीता हूँ, क्योंकि मैंने कहा मेरा जनपद ही समाजवादी था। 90 फिर जब भी पहला चुनाव हुआ 56 में, 52 में चुनाव हुआ। 52 में पहली बार समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के राम सेवक जी जीते। फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर जीते। तो इस ऐसे जनपद से मैं हूँ कि वहाँ समाजवाद की बात है, गैर बराबरी की बात है। श्रद्धेय नेताजी भी चाहते थे, लोहिया जी भी यही चाहते थे कि समाज में गैर बराबरी हो और पिछड़ों के हक की बात हो। लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समाजवादी बात पिछड़ों तक सीमित थी, सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, ये नारा था। उस नारे को और विस्तृत किया गया है कि चूँकि कोई कहेगा कि मनोज यादव ने दलितों को छोड़ा या समाजवादियों ने उस वक्त दलितों की बात नहीं की। दलितों को रिजर्वेशन आज़ादी के बाद मिल गया था, राजनीतिक रिजर्वेशन मिल गया था, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल गया था, आर्थिक क्षेत्र में जहाँ रिजर्वेशन की आवश्यकता थी वहाँ मिल गया था। तो लड़ाई ये थी कि जो पिछड़े हैं, जिनकी भी स्थिति दलितों
की तरह ही लगभग है, उनको कैसे मिलेगा, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका क्या किया जाएगा। तो समाजवाद इसीलिए आगे बढ़ा, सोशलिज्म आया, और चाहे लोहिया जी हों, जयप्रकाश जी हों, सिद्धे नेता जी हों, और भी जितने भी समाजवादी कर्पूरी ठाकुर जी हों, सब लोगों ने पिछड़ों की बात की और पिछड़ों को कैसे मजबूत किया जाए उसकी बात की। तो राजनीति में अगर कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि पिछड़ों को वो हक अधिकार मिलना चाहिए जिसके वो लायक हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी आबादी बढ़ी है। देश की कुल आबादी का लगभग 60% पिछड़ों का है। अब 60% क्या पिछड़ों को कुछ मिल पाया अब तक? उनके हक अधिकार की गिनती हो पाई? नहीं हो पाई। अभी लगातार हम चर्चा कर सकते हैं खबरों में, कभी बीजेपी कहेगी, कभी कोई कहेगा कि साहब आरक्षण खत्म होना चाहिए। खत्म कर दीजिए आरक्षण अगर आप चाहते हैं, लेकिन कम से कम ये तो बताओ 60% आबादी में रिप्रेजेंटेशन कितने प्रतिशत लोगों को मिला है? आप कहते हो क्रीमी लेयर आपने बना दिया, ठीक है, क्रीमी लेयर बना दिया, अच्छा कि आपको लगता है कि इनको मिल चुका है, जिसको नहीं मिला उसको कैसे मिलेगा? ऐसे परिवारों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? भारत में कुछ नवनिर्माण की व्यवस्था नहीं है। भारत सिर्फ विदेशों से सामान मंगाने पर आज भी निर्भर है पूरी तरीके से। यहाँ क्या बनाया जाता है? मैं व्यंग्यात्मक रूप से कहता हूँ, इस देश में सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है, और खासकर पिछड़े, दलित और गरीब समाज को मूर्ख बनाया जाता है। कोई निर्माण नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ मंदिर बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कोई और ही विचारधारा की राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए हो सकता है विदेश नीति सबसे महत्वपूर्ण। इस देश का जो महात्मा गांधी का सपना था कि गांव में बैठा आदमी भी उद्योग लगाए, वो उद्योग चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा उद्योग ना हो। चरखा था, छोटा उद्योग था, बुनकर था, छोटा उद्योग था, छोटी छोटी चीज़ें गांवों में बनती थी। आज हम प्लास्टिक की डलिया का इस्तेमाल करते हैं, पहले गांव में बनती थी। आज वो सारा बाजार ख़त्म कर दिया। जो भारत आत्मनिर्भर था, आज फैक्ट्रियों ने उस लेवल पे, और बाहर का सामान भारत में आके, खासकर चाइना का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को इस देश में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। तो गांव में बैठा आदमी कुछ भी नहीं बना पा रहा है, सिर्फ खेती कर रहा है, और खेती में भी वो पैदावार नहीं कर पा रहा है जिससे कि वो उसको बेच सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं सिर्फ खाने भर का ही पैदा कर पाते हैं, ना कि एक बेहतर प्रति हेक्टेयर इतना फसल पैदा हो कि हम लागत से कई गुना ज़्यादा कीमत हमको मिल सके। उन सब चीज़ों पे सरकार ने काम नहीं किया। पिछड़ों को आगे बढ़ाना, उनका हक दिलाना, ये आपका बिल्कुल ये समाजवाद का लक्ष्य था, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल गैर बराबरी होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए समाज में। ये जो भारत को अगर कोई सबसे ज़्यादा पीछे करता है, मैं ये मान के चलता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, भारत को अगर सबसे ज़्यादा कोई पीछे करता है तो इस देश की वो बहुत ज़माने से लागू व्यवस्था कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छूत है, ये अछूत है, ये चीज़ें इस भारत को सबसे ज़्यादा पीछे करती है। मतलब आपका लक्ष्य था कि पिछड़ों को आगे बढ़ाना, उनका हक दिलाना, ये आपका। मैंने इतिहास की, मैं आज भी जानना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी का अक्सर शुरुआत ही हुआ कि पिछड़ों को आगे बढ़ाना, तो मुलायम सिंह यादव के कह लें या अभी जो राजनीतिक लेके कहीं ना कहीं उसमें बढ़ावा मिला, पिछड़ों को उन्होंने हक दिलाया, बहुत सारी चीज़ें की, और उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का जो एक मोड़ था वो अलग ही लेवल पे लेके गए। और यही बात करें कि अखिलेश यादव जी का, तो क्या वो कितना सर आगे, मतलब अपने पिताजी से लेके सफर और अभी तक का कितना आगे बढ़ाए हैं, कुछ उसके बारे में? देखिए, सिद्धे नेताजी ने जो उत्तर प्रदेश के लिए किया और देश की राजनीति के लिए किया, वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने पिछड़ों को राजनीतिक जो आरक्षण मिला, चाहे पंचायत में हो, नगर निकाय में हो, वो दिलाया, नौकरियों में आरक्षण दिलाया, शिक्षा में आरक्षण दिलाया, ये सारी चीज़ें सिद्धे नेताजी ने करी। मूल सवाल अब ये है, जो देश को पता भी है, अब जो आप सवाल कर रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको कितना आगे बढ़ाया, इस पे मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस बात को कहूँगा। निश्चित तौर पे एक व्यवस्था बन गई कि अगर पिछड़ों को आरक्षण पंचायत में मिल गया, नगर निकाय में मिल गया, एजुकेशन में मिल गया, नौकरियों में मिल गया, तो मिल गया, उसको कोई हटा नहीं सकता। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने एक बड़ा
ऐसा काम किया जो देश में आज तक किसी नेता ने नहीं किया। उन्होंने चुनाव लड़ने की तरीकों को बदला और वो ये चाहते थे कि चुनाव विकास पे लड़ा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पे लड़ा जाए, ना कि आरक्षण, जाति और इन सब चीज़ों, सामाजिक न्याय, इन सब पे न लड़के सीधा फोकस था कि डेवलपमेंट की राजनीति होगी। और ये बड़ा सकारात्मक पहलू था। जब आप डेवलपमेंट पे लड़ेंगे तो समाज से जातिवाद खत्म हो जाएगा, तमाम सारी वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, तो धर्म, तू हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, तू ईसाई, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने एग्जाम्पलरी काम किया उत्तर प्रदेश की अपने 12 से 17 के मुख्यमंत्री के टेन्योर में, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि सिर्फ 47 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई, जो मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो सर आखिर क्यों जनता जब पीएचडी तो विकास के लिए, पिछड़ों को हक दिलाने के लिए, तो जनता ही समझ क्यों नहीं पाई? नहीं, जनता समझती है सब कुछ। जी। कभी कभी ना चीज़ों को बहका दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है। आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में कोई ढोंगी टाइप का आदमी मिला और उसने कह दिया कि आगे राहु काल लगा। यहाँ रुकना मैं चाहूँगी, क्यों सर कितने साल तक बहका सकते हैं किसी जनता को? मैं बता रहा हूँ, जी। आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कोई ढोंगी टाइप का व्यक्ति मिला और आपको ठग ले गया, कहा आगे मत जाना, आगे राहु काल चल रहा, आपके आगे आगे राहु केतु चल रहा, आप इस रास्ते नहीं इस रास्ते जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनता मूव कर जाती है, क्योंकि भारतीय लोग बड़े सीधे होते हैं। और चूँकि तमाम सारी सरकारों का, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो हमारे गठबंधन के पार्ट ही हों, अब यहाँ पे गरीब को, पिछड़े को, दलित को जीने भर का दिया गया। पूरा फोकस इस देश की राजनीति में उन लोगों पे जो लोग बहुत प्रताड़ित थे, उनको ये कहा गया कि देखो तुमको दिन भर में 10 लात मारी जाती है, अब सिर्फ 3 लात मारी जाएगी। ये नहीं कहा गया कि आपको सोफे पे बैठाला जाएगा, ये नहीं कहा गया कि आपको एजुकेशन दी जाएगी, ये नहीं कहा गया कि आपको हम बेहतर जीवन देने की रास्ते को बनाएंगे। ये इस देश की राजनीति में नहीं हुआ, ये समाजवादियों ने किया। खाने भर का जीने भर का खाना मिला, ऐसी व्यवस्था नहीं मिली कि उनका भी जीवन बेहतर हो सके। उन्हें नौकरी में व्यवस्था नहीं मिल पाई, उन्हें समाज के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले उनमें व्यवस्था नहीं मिल पाई, वहाँ अवसर नहीं मिला, क्योंकि वो कमज़ोर लोग थे। और भारत की आबादी सबसे बड़ी वही है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो किसानी करते हों, चाहे मजदूरी करते हों, चाहे उसमें और भी तमाम सारी व्यवस्थाओं में बैठे लोग, उनका परसेंटेज कम था। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं लगातार खराब होती चली गई। जब समाजवादियों की सरकार बनी तब इन लोगों के बारे में सोचा गया, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो, या जब गठबंधन की सरकार बनी तब इस वर्ग पे काम किया गया। इसलिए ये भारत पिछड़ा हुआ। सर मैं गरीबी पर तो बाद में बात करना चाहती थी, लेकिन अभी जब आपने उठाई थी तो पूछना कि जो 14 और 17 के बीच की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 14% से ऊपर गरीबी रेखा। लेकिन अब की बात किया जाए तो डाटा के अनुसार, एक रिपोर्ट में मैं भी पढ़ी हूँ, उसमें 7% कुछ दिखा रहा है, या 6 करोड़ लगभग लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं। तो इस ये रिपोर्ट क्या बताती है कि जब से योगी सरकार आई है तब से बहुत कम जो है रेखा घटती जा रही है गरीबी की, लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, इसको मानते हैं आप? देखिए, 2 चीज़ें इस देश को मिटाए दे रही हैं। एक इस सरकार का डाटा और दूसरा मुफ्त का आटा इस देश को बर्बाद किए दे रहे हैं। तो सर रिपोर्ट गलत आती है? मतलब निश्चित तौर पे इस सरकार की किसी भी रिपोर्ट पे कोई भी विश्वास नहीं, मेरी पार्टी नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। सर अगर आपकी सरकार आती है और आपकी रिपोर्ट निकलती तो उसको आप सही मानेंगे? नहीं भाई, अब उसका जांच होनी चाहिए। आप बताइए कितने सारे ऐसे क्राइम के डेटा हैं जो सरकार लोड नहीं कर रही, क्यों? जाति जनगणना की बात की जा रही है, जाति जनगणना तो हो रही है ना? कब होगी? सर बता तो रहे हैं कि 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत करेंगे, उसकी विश्वसनीयता क्या है? एक बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया है, अपने आप को उसने क्रेडिट भी लिया देश के पटल पे, दुनिया के पटल पे। मोदी जी कहते हैं कोरोना का इंजेक्शन लगवाया, उसकी कितनी विश्वसनीयता है? आज क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? बैठे बैठे लोग मर जा रहे हैं, बात करते करते लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग गिर के मर जा रहे हैं। उस साइड इफ़ेक्ट को बताया। और जब हमारे नेता ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है तो कितना ट्रोल किया गया, और आज की डेट में उसकी रिपोर्ट्स क्या हैं?
बड़ी बड़ी जो स्वास्थ्य कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, वो क्या कह रही हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट कितने इंजेक्शन के हुए, लोगों की जान कैसे जा रही, कैसे आपका ब्लड धक्के में परिवर्तित हो जाता है, आप एक पल में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इस सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं इस सरकार को ये मान के चलता हूँ कि झूठ के दम पे ये सरकार टिकी हुई है। उसमें उस झूठ के दम पे टिकने में मेरी भी हिस्सेदारी गई और आपकी भी हिस्सेदारी गई, क्योंकि अन्याय होता है तभी झूठ के दम पे कोई सरकार चल सकती है, खड़ी हो सकती है। तो इस सरकार के द्वारा जो कुछ किया जाएगा उस पर कोई विश्वसनीयता नहीं है, और दुर्भाग्यपूर्ण तब ज़्यादा है जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पिछड़े प्रधानमंत्री के रूप में आए। अन्याय पिछड़ों पे हुआ, हक पिछड़ों का खाया गया, उत्तर प्रदेश में अत्याचार पिछड़ों पे हुआ, और प्रधानमंत्री जी सदैव खामोश हैं। इसलिए तो वो कहते हैं कि हम जाति जनगणना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक साथ सबका विकास के साथ चले। नहीं, जाति जनगणना कोई देश में अलगाव की बात के लिए नहीं है भाई। आप आरक्षण स्कीम चला रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि ये लोगों के व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए, तो आप बताओ ना जाति जनगणना के हिसाब से किस पे कितनी क्या चीज़ है, तभी तो पता चलेगा। आप अगर आपके पास कोई डेटा नहीं होगा तो किस आधार पे आप बात करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे? आप जो कुछ बना रहे हो, आप राशन मुफ्त दे रहे हो 80 करोड़ लोगों को, क्या आपके पास डेटा है कि लोगों के पास बिलो द पॉवर्टी लाइन कौन है, अपर द पॉवर्टी लाइन कौन है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारी सरकार में लगभग 3.5 करोड़ शायद राशन कार्ड थे। उसमें इस सरकार ने बताया कि इतने लाख राशन कार्ड फर्जी हैं। कुछ इस तरह का डेटा योगी सरकार ने प्रस्तुत किया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जिनको आप राशन दे रहे हो वो फर्जी हैं कि बिना फर्जी वाले हैं, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं ये बात जानना चाहता हूं। ये कम से कम बताए सरकार, और अगर सरकार ये नहीं बता पाती तो मैं ये समझूंगा कि 3.5 लाख 4 लाख फर्जी राशन कार्ड ढूंढने वाली सरकार आज उत्तर प्रदेश में लगभग 16-17 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि वो चाहती है कि जो गरीब लोग हैं वो आगे बढ़े, उनका भी समाज में योगदान। क्या मोदी जी को, योगी जी को एक रात में सपना आया कि सोए और सुबह उठे तो कहा 16.5 करोड़ लोग गरीब हैं? सर डेटा के अनुसार वो लोग भी देखें। कहाँ डेटा है? कब एनालिसिस किया गया? जाति जनगणना कराई नहीं गई, और जो जनगणना कराई गई उसमें ये कोई व्यवस्थाएं की नहीं गई। कोरोना की वजह से 21 में जाति जनगणना हुई नहीं, न गणना हुई देश की जनसंख्या की कितनी है। आप 16 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? चुनावी लाभ के लिए दे रहे हैं? अगर किसी स्टेट में 16 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो आप कल्पना करो उस स्टेट में व्यवस्था कैसी है, कैसे लोग रह रहे हैं, कितने % लोग गरीब हैं। तो फिर डेवलपमेंट 10 साल में कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है? गुजरात में या किसी 2 गुजरातियों के घर में? तो मुझे सवाल उठाना पड़ेगा ना, कैसे 16 करोड़ लोग राशन पे डिपेंड है सरकार के? हाउ कैन पॉसिबल? मैं नहीं महसूस करता कि ये डेटा बिल्कुल सही। ये ठीक है, कोरोना काल में आवश्यकता थी, लोगों के पास काम नहीं था, उसके बाद आपने कितना डिडक्शन किया, कितने कम लोग किए, और जो एक्चुअल में जिसकी ज़रूरत है, नीड है, उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। इसीलिए जाति जनगणना, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है उसकी गणना, खेती कितनी है उसकी गणना, नौकरी में कितने लोग हैं उसकी गणना, सब कुछ होना चाहिए। सर अगर आज की राजनीति की हम बात करें तो आज की राजनीति कहीं ना कहीं भटक गई है, क्योंकि जनता भी इस पर चर्चा कर रही है कि मेन मुद्दे पे तो कभी बात ही नहीं करते, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, क्योंकि विपक्ष भी जब भी उसकी सरकार आती है वही जो सरकार कर रही है वही वो भी करती है, जाति पर लेकर सवाल पूछती है। कभी सर हमारे रोजगार पे, शिक्षा पे या हमारे कहीं अर्थव्यवस्था पे हमें नहीं दिखता है सर कि सत्ता या विपक्ष दोनों बात करती है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक ढर्रे पे चल रहा है। निश्चित तौर पे भारत में, मैं समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ किया, थोड़ा किया, कम किया, उस दिशा में काम नहीं किया कि जिससे इस देश के आम नागरिक को एक बेहतर जीवन मिल सके। उन्होंने कहा ना कि भूख 10 रोटी की थी तो मिली 1 रोटी, वो स्थिति थी।
बीजेपी ने तो बिल्कुल उल्टा राजनीति की। उसने कहा तुम नौकरी मांगोगे, हम तुमको भगवान देंगे, तुम काम मांगोगे, हम तुमको धर्म देंगे। बीजेपी ने बिल्कुल अलग राजनीति की। और इस देश की जो आज राजनीतिक स्थिति है, जो जाति और धर्म पे आई है, वो बीजेपी की देन है। मैंने कहा ना, मेरे नेता ने तो कहा कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करूंगा, मैं बेहतरीन एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, मैं नौजवानों को, छात्र छात्राओं को। तो जनता के पास ये आवाज जा क्यों नहीं पा रही है? जा रही है कि भटका दे रहे हैं, आपका ये कहना है? अरे जा रही है। देखिए नशा, सर नहीं जा रही। अब मैं आपको बता दूं, नशा बड़े तरीकों का होता है। इन सारे नशे में सबसे बड़ा नशा जो होता है वो धर्म का नशा होता है, जो बहुत देर से उतरता है। आप सिगरेट जो पीता होगा, मैं तो कोई धूमपान नहीं करता ना, किसी को बढ़ावा देने की बात करता हूँ। सिगरेट का नशा हो सकता है कुछ मिनट का होता हो, दारू का नशा कुछ घंटे का होता हो, माफीन, कोकीन, इसका नशा हो सकता है एक दिन का होता हो, लेकिन धर्म का नशा दशकों का होता है। जितना चटाया जाएगा वो दशकों तक वो नशा चढ़ा रहेगा, क्योंकि धर्म हमारी नसों में दौड़ता है। तो जो सरकार धर्म की राजनीति करती है वो बीजेपी है, आरएसएस है। तो इस देश के पूरे राजनीतिक स्ट्रक्चर को, दिशा को, दशा को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो आरएसएस और बीजेपी ने बर्बाद किया। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और जिस दृष्टिकोण से, एक ही शब्द उठाता हूं मैं प्रधानमंत्री जी का, आत्मनिर्भर। किस चीज पे आत्मनिर्भर बनाया है पिछले 11 साल? कौन सी? क्या लेके? कौशल विकास योजना लेके। ये सब बहुत पुरानी चीज है, ये कोई इस सरकार की देन नहीं है। अगर आज हम लोग एक व्यवस्था में बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट आप मेरा कर रही हैं, तो जितना भी यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जो कुछ है, क्या इसमें कुछ बीजेपी ने बनाया है? क्या बीजेपी की सरकार के दौरान बना है? क्या ये माइक क्या आज बना है? क्या कुछ नया? क्या ये माइक इनविजिबल होता 11 साल में, हम आप बात कर रहे होते और ये दिखाई भी ना पड़ता और रखा भी होता, तो मैं समझता कि एक नई टेक्नोलॉजी इस सरकार ने डेवलप की। ये सब कुछ पुराना है। ये तब भी था जब आज से 5 दशक पहले की बात थी। बस ठीक है, हो सकता है इसमें फॉर्म में काला लगा दिया है, पहले नहीं लगता रहा होगा, बस इतना रहा होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं नया नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस सरकार ने धर्म का जो चटनी थी वो चटाई, समाज को, समाज बहका। लेकिन कहते नहीं है कि हम जब रास्ता भटक जाते हैं तो थोड़ी दूर तक ही जाते हैं, फिर वापस चले आते हैं अपनी दिशा में। खासकर चाहे हम गूगल के थ्रू चलें कोई रास्ते पे, या हम अपने जीवन के रास्ते पे चलें, अगर भटकाव हो जाता है तो इसके बाद फिर हम सही रास्ते की तरफ, थोड़ा सा कर्व हो जाता है, थोड़ा सा टाइमिंग हो जाती है ज़्यादा, लेकिन हम फिर अपने रास्ते पे आते हैं। ठीक इसी तरह देश में और उत्तर प्रदेश में जनता पूरी तरीके से सजग हो चुकी है और जनता को मालूम है कि अगर भाजपा के साथ रहेंगे तो हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी बेड़ा गर्क होगा। समाजवादी लोग ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि इस देश में जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आरएसएस के बनाए नियम कानूनों के आधार पर। सर आपने कहा कि जनता भटकती तो कुछ दूर तक जाती है। अभी 11 साल पूरा हुआ कहीं मोदी जी का सर, और इसी लेकर पूरे देश भर में अलग अलग अभियानों से उनका सेलिब्रेट भी किया गया। जनता से हमने भी बात की जाके, उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे आने वाले वक्त में भी हम चाहते हैं मोदी जी आए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने देश को बढ़ाया, विदेशी स्तर पे कह लीजिए, व्यापारी स्तर पे करिए, तो आज भी जनता के दिल में सर वही प्यार है, चाहे योगी जी को ले ले, चाहे मोदी जी को ले ले। तो सर जनता में यही कहना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी के जो पिछड़े जो एक अभियान है पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, ये कितने दिन तक सर भटका पाएंगे? ये 1 दशक का कॉमन सवाल है जी, और मैं इस कॉमन सवाल को थोड़ा क्रिटिकल बनाने की कोशिश करूँगा। मोदी जी के फेम और नेम से नहीं मोदी जी हैं। मोदी जी अगर आज सत्ता में बैठे हैं तो उसके पीछे रीज़न है कांग्रेस। सर कांग्रेस 100%। सर कैसे कांग्रेस? बिल्कुल बताऊंगा आपको, वो आपके दर्शकों दोनों को बताऊंगा। जो लगातार कांग्रेस पे हमलावर हुए, क्योंकि जो देश का चुनाव होता है वो कांग्रेस बनाम भाजपा होता है, दोनों राष्ट्रीय दल हैं और अपने अपने समय काल में उन्होंने सत्ता में काबिज रहे हैं। कांग्रेस का तो बड़ा इतिहास रहा है, कई दशक तक अकेले सरकार बनाई। कांग्रेस ने जिस तरीके से बीजेपी को जवाब देना चाहिए था, जिस तरीके से लड़ना चाहिए था, कांग्रेस
विगत एक दशक में नहीं लड़ी। और जिस तरीके से, ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है, हर बार मैं, मुझसे जब पूछा जाएगा मैं कहूँगा, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 था, मैं बीजेपी की एक रणनीति का सदैव कायल रहता हूँ कि जब वो गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो गठबंधन अगर बहुमत नहीं है तब भी चलाते हैं, और जब बहुमत होता है उनके पास, इंडिविजुअल बीजेपी का बहुमत होता है, तब भी वो गठबंधन के लोगों को पूरी तरजीह देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं और उनको साथ रखते हैं, क्योंकि मालूम है कि कल को हो सकता है हमें बहुमत ना मिले तो ये साथी विपक्ष के साथ चले जाएंगे। यूपीए 1 और यूपीए 2 की राजनीति को जो देखेगा तो ये पाएगा कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग पूरे भारत में सबसे मजबूत थे। चाहे समाजवादी पार्टी की सीटें उठा के देख लीजिए, 20 से ज़्यादा सीटें हमारी रहीं दोनों टर्म में, और एक बार तो लगभग और ज़्यादा थी, 35-37 सीटें थी। अनकंडीशनल सपोर्ट किया, गिरती हुई सरकारें बचाई। और जो आपका सवाल था कि उत्तर प्रदेश ही तय करता है देश की राजनीति, और ये देखिए यहीं कनेक्ट हुआ जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के वो दल, चाहे बहन जी हो, उनके पास भी सांसद अच्छे थे, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, मौजूदा यूपीए की सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, इन दोनों दलों को दरकिनार किया, कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी सरकार में। और यही दुर्भाग्य रहा कि उत्तर प्रदेश जो तय करता है देश की राजनीति को, दो महत्वपूर्ण दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से 10 साल अलग रख के गवर्नमेंट सेंट्रल की, यहाँ के लोगों के मन में एक विचार बैठा कि हम समाजवादी पार्टी को क्यों वोट देंगे, हम मायावती जी को क्यों वोट देंगे, जब ये सत्ता में वहाँ शामिल ही नहीं होंगे तो हमारे हक अधिकार की लड़ाई क्या लड़ेंगे। और कांग्रेस के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उत्तर प्रदेश के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को समझने की, जनता को समझने की। ये वही लोग हैं जो रोटी की आवश्यकता 10 थी लेकिन दिया 2, तो उनकी सत्ता रही उत्तर प्रदेश में, उन्होंने दिया, जरूरत थी 10 की और दिया 2, तो उत्तर प्रदेश का तो भला नहीं हो पाया। जब उत्तर प्रदेश का भला नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है जनता दूसरी तरफ चली गई। तो ये गलती सिर्फ कांग्रेस की है। हमारे जो विपक्ष है वो हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते, चाहे ये उत्तर प्रदेश की बात कर ले या देखिए, ये विपक्ष की बात आप करें, जब सत्ता में होते हैं तो जनता आपकी बात सुनने के लिए नहीं, वो तो अपने काम के लिए कहती है आपसे। लेकिन सर उसका ये भी उनका सवाल रहता है, खास तौर पे रहता है कि विपक्ष हमारे लिए मतलब सही से बात नहीं कर पाती है, ऐसा के सामने या अपने सवाल नहीं उठा पाती है। ये बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कही जा सकती है। समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और जब सदैव नेताजी उनके नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और सत्ता कोई भी रही हो, चाहे बहन जी की सत्ता रही हो, चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो, चाहे भाजपा की सत्ता रही हो, सदैव ही हम लोग सड़क पे उतरे हैं, सदन में लड़े और लोगों के हक अधिकार की बात की है। आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय से गरीबों को इतनी मदद की जाती है, बेसहारा लोगों की इतनी मदद की जाती है, इतना तो योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी खजाने से नहीं कर पाते होंगे जितना हमारी पार्टी फंड से इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग रोज़ाना हमारे नेता मदद करते हैं। ये बड़ी बात है। तो हम लोग लोगों के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अभी स्कूल बंद हो रहे हैं तमाम सारे, उस मुद्दे पे कौन बोल रहा है? कांग्रेस का कोई वर्डिक्ट है? बहन जी का कोई वर्डिक्ट है क्या? आप लोग बताइए। पिछले इतने दिनों में इतने हजार स्कूल बंद करने की बात की जा रही है, लेकिन कोई नहीं बात कर रहा है। बात कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, और लगातार बात कर रहे हैं और लड़ रहे हैं सरकार से। गिरफ्तारियां होती, मुकदमे लगते। बताइए उत्तर प्रदेश में कितने कांग्रेसियों के घर गिरे, कितने बसपाइयों के घर गिरे? मैं ये बात जानना चाहता हूँ। आपके पास डेटा आप बता दो, कितने विधायकों को जेल जाना पड़ा हो बसपा के? वैसे तो उनका एक ही विधायक है। कांग्रेस के कितने विधायक जेल गए? अगर कोई जेल जा रहा है तो समाजवादी पार्टी के विधायक जा रहे हैं जेल। अगर किसी का घर गिर रहा है, किसी का पेट्रोल पंप गिर रहा है, किसी का कुछ गिर रहा है, किसी की जान ली जा रही, तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। देखिए, छापेमारी तो ये सरकार इसलिए कराती कि तुम उधर से इधर आ जाओ। चुनाव के लिए करती है। निश्चित तौर पे सिर्फ आज जो बीजेपी है, जो कांग्रेस थी वही आज बीजेपी में है। आप उठा के देख लो, जितने भी लीडर्स आपको मिलेंगे बेहतर, जिनके दम पे वोट मिलता है, वो सब कांग्रेसी थे।
और सब आज बीजेपी में हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे और भी अगड़े वर्ग के हों, चाहे दलित हों, सबको तोड़ लिया, छापेमारी करके तोड़ लिया। तो मैं ये जानता हूँ कि मौजूदा परिस्थितियाँ जो पूरे देश की राजनीतिक हैं वो बड़ा कैलकुलेटेड हैं सारी चीज़ें, और यही काम इस सरकार का। इस सरकार का ये काम नहीं कि बेहतर रिजल्ट दिया जाए, डिलीवर्ड किया जाए चीज़ें, जिससे कि जनता बेहतर बन सके। तो मेरा जो मोटा माटी ये कहना है कि आज बीजेपी की महत्ता जो है, यह जो प्रधानमंत्री मोदी जी का गुणगान किया जा रहा है, वो सिर्फ कांग्रेस की कमजोरी की वजह से है, ना कि जितने भी स्टेट वाइज पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार के दल हो, पश्चिम बंगाल का राजनीतिक दल हो ममता जी, चाहे स्टालिन साहब हो, या देश में जितने भी राज्य स्तर की राजनीतिक दल है, वो सब बीजेपी से लगातार लड़ रही हैं। अगर कोई नहीं लड़ पा रहा है तो कांग्रेस है। इस वजह से आज बीजेपी खड़ी है। सर, हम बात करेंगे, अखिलेश यादव जी ने भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जीतती है बीजेपी, जो भी चुनाव जीतती है, वो कहीं ना कहीं अपने फर्जी वोटरों से जीतती है, और हम एक अभियान लाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, मोहल्ले-मोहल्ले जाएंगे, उस फर्जी वोटरों के कहीं ना कहीं उस पर देखा जाएगा, जांच होगा, और इसके तहत अब हम सही जो वोटर होंगे उनको लाएंगे। इस अभियान से क्या आपको लग रहा है 2027 के चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? जीत तो हम 2024 में भी गए, जब 80 सीटें हैं, 37 हम जीते हैं। बिल्कुल सर, 6 हमारे गठबंधन के साथी थे, वो जीते हैं कांग्रेस, और 43 सीटें हमने जीती, तो 80 में 43 मेरे ख्याल से जीत ही हुई। जी जी। अब अगर सरकार नहीं बनी तो उसमें समाजवादी पार्टी का कोई दोष नहीं है, लेकिन मेन था अयोध्या, फिर से तो ठीक है सर, जीती थी मानते हैं, लेकिन सर जो अभी बात कर रहे हैं उपचुनाव, उपचुनाव, देखिए ठीक है, उपचुनाव से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, लेकिन सर प्रभाव तो पड़ता है जनता पे। वो 27 में फिर प्रभाव पड़ जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं। समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में जिस पैटर्न पे चुनाव लड़ी बीजेपी, चूँकि जब किसी ज़िले में एक सीट पे चुनाव होता है या टोटल 9 चुनाव थे, तो उसमें पुलिस बल का सारा प्रयोग सरकार ने कर लिया। डीएम जो आम चुनाव होगा उसमें नहीं कर पाओगे आप, इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि सारी सीटों पे चुनाव होगा, और जितने भी सेगमेंट में चुनाव होता है चरणों में, उन चरणों के हिसाब से फोर्स, सारी बेईमानी सब धरी रह जाएगी। और अगर इस बार बेईमानी हुई तो उसका भी इंतजाम समाजवादियों ने कर रखा। सर वोटर, ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं, वोटर लिस्ट पे काम समाजवादी पार्टी कर रही है, जन जागरण करने का पूरा प्रयास है। हर आदमी ठीक उसी तरह, अगर हिंदू है तो वो ईश्वर को याद करना नहीं भूलता, मुस्लिम है तो वो अपने अल्लाह को याद करना नहीं भूलता, ईसाई है तो अपने चर्च जाना नहीं भूलता, अपने गॉड को याद करना नहीं भूलता, और अगर सिख है तो अपने वाहिगुरु को याद करना नहीं भूलता। समाजवादी पार्टी हर नागरिक को लिस्ट में उसका वोट है, एज इट इज़ है, डिलीटेड नहीं है, ये याद दिलाने का काम करेगी और उसके वोट की रक्षा करेगी। इसके बाद वोट कैसे सुटेबल तरीके से पढ़ सके, उसको वोट डालने दिया जाए, इसकी व्यवस्था करेगी। इसके बाद उसकी गिनती सही से की जाए, सुचारू रूप से, इसकी व्यवस्था करेगी। ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी करेगी। 24 में हमने किया था, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी इनकी, और हर पैमाने पे सरकार बेईमानी कर रही थी। आज भी मैं कह रहा हूँ 10 सीटें ऐसी हैं जो ज़बरदस्ती हराई गई हैं, और 2022 में कम से कम, कल ही मैं एक आंकड़ा सुन रहा था किसी चैनल का, 10-15 सीटें तो ऐसी थी जो बहुत 200-300 के मार्जिन से बीजेपी जीती थी। इतना कौन सी लहर थी बीजेपी की जो इतने कम मार्जिनों से आपने चुनाव जीता? कोई लहर नहीं थी। इनके पास एक ही आंकड़ा है बेईमानी का। जब मौका मिलता है बेईमानी करते हैं, जब मौका मिलता है ये चोरी करते हैं। वो चोरी बंद करेगी, और हर व्यक्ति का अधिकार है वोट डालना, उस वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। हर कार्यकर्ता बूथ की रक्षा करेगा, वोटिंग मशीन की रक्षा करेगा। इस पे काम चल रहा है, चलेगा, और जिसकी जितनी जिम्मेदारी, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो या प्रशासनिक लोग हो, उनको ईमानदारी से चुनाव कराना पड़ेगा। हम बेईमानी की बात नहीं कर रहे हैं। 2027 चुनाव अभी से दोनों सत्ता विपक्ष तैयारियों में जुट गई है। सत्ता पक्ष तो कहती है कि हम 365 दिन पूरे चुनाव मोड में ही रहते हैं, योगी जी का जो भी अपनी नीतियां अलग अलग। क्या समाजवादी पार्टी से 2027 के लिए किस लेवल तक तैयारी कर रही है, कुछ उसके बारे में बताएं।
जो आपने सवाल पूछा यहीं पे मैं बीजेपी को ख़त्म किए दे रहा हूँ। आपके घर में अगर फंक्शन है, मैं जो बात कहूँगा उसका अपना तथ्य होता है। आपके घर में अगर शादी है तो क्या आप 365 दिन शादी के मोड में रहेंगे? नहीं, वो लोग कह रहे हैं ना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, दर्शकों से पूछता हूँ, आपके जो भी दर्शक हैं, अगर आपके घर में शादी तो क्या 365 दिन शादी के मोड में? ये आपका सवाल हो गया। मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहे हैं कि हम मोड में रहते हैं, हमेशा चुनावी मोड में। वो चुनावी मोड में ही रहते हैं, इसीलिए देश का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उनका मोड चुनावी है। उनका इस देश को आगे बढ़ाने का कोई मोड नहीं है। इस देश को ड्राइविंग सीट पे बैठ के विकास की तरफ ले जाने का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चुनावी मोड में है। हर काम, हर चीज़ चुनाव से रिलेटेड है। किसी भी देश के लिए ये बड़ी घातक स्थिति है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो और चाहे जो अभी विकासशील देश है उनकी बात हो, जो डेवलपिंग स्टेज पे हैं कंट्रीज। एक मोड में नहीं रहा जा सकता। दिन में हम सोते नहीं हैं और रात को हम जगते नहीं हैं, ये भी हमारे जीवन का एक मोड है। लेकिन बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। ये मेरा बयान नहीं है, आपने पूछा, बयान बीजेपी का है। लेकिन जनता तो यही कहती है कि शायद बीजेपी इसी की वजह से आज हर चुनाव जीतती आ रही है। उनका मेहनत, उनका ये सब जो जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं। कहते हैं अखिलेश जी तो सिर्फ चुनाव के टाइम जनता के बीच आते हैं और उसके बाद वो नहीं दिखते। ये सवाल जनता की है सर, मेरी नहीं है सवाल। नहीं तो कौन सा वो अखाड़ा लड़ रहे हैं योगी जी, मोदी जी रोज? वो जनता के बीच जाते हैं, जनता दर्शन करते हैं, आए दिन सर अपने कहीं ना कहीं अपने संसदीय भवन जाते हैं, वहाँ जाके लोगों से मिलते हैं, बैठकें करते हैं। और माफ़ करिएगा, अगर इस देश में जनता के लिए कुछ किया जा सकता है बेहतर, तो सुचारू रूप से सदन चलना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा, विधान परिषद हो। साल में कितने दिन चलती हैं? जो सरकार सदन न चला पा रही हो, वो विपक्ष नहीं चलने देती। क्या बात करते हैं? विपक्ष के साथ मीटिंग की जाती है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष के साथ मीटिंग होती है। विपक्ष के साथ सदन चलाने से पहले सर्वदलीय बैठक की जाती है। मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं। क्या करते हैं बताइए? क्या बातें की जाती हैं? विपक्ष को कितना सुना जाता है? हम वहाँ पे क्लैपिंग करने के लिए थोड़ी नहीं जाते हैं। हम जनता की आवाज़ है, हम जनता के मुद्दों को सुनने जाते हैं कि हाँ ये जनता के मुद्दे, इनको सरकार सुने और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो हम तो हंगामा करेंगे ना। जब बीजेपी सबसे ज़्यादा विपक्ष में रही है इस देश में, तो वो क्या करती थी? आरती करती थी, कथा सुनाती थी, ये सरकार के साथ हमसफ़र बन जाती थी। जिन मुद्दों पे सरकार को आवश्यकता है, अभी पाकिस्तान से मैटर हुआ, जो भी सरकार ने अब किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, विपक्ष क्या कहीं हंगामा किया? क्या तो देखने को मिला सर, हम आपके साथ खड़े? क्यों? जो भी वाह समस्याएं होगी देश के ऊपर, उस पर विपक्ष आपके साथ है। लेकिन आंतरिक समस्याओं में हम आपसे सवाल पूछेंगे। आप महिला आरक्षण बिल लाए, विपक्ष को आपने कहीं उसकी सुनी ही नहीं। नेताजी की मांग थी, सदैव नेताजी ने कहा था कि जब आरक्षण आएगा तो उसमें ओबीसी और एससी को भी रिजर्वेशन चाहिए, उन महिलाओं को भी रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन इस सरकार ने नहीं दिया। ऐसे पिछड़े प्रधानमंत्री को लेकर क्या करें जो पिछड़ी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे सकता राजनीति में? क्या पिछड़ों को राजनीति में रिजर्वेशन है क्या? लोकसभा में क्या विधानसभा में रिजर्वेशन है पिछड़ों को? क्या नहीं है ना। आप नहीं दे सर, नहीं दे रहे हैं और आप पिछड़ों के हितैषी बन रहे हैं। आप पिछड़ों को बरगला रहे हैं धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे। तो ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। इस देश में कहते नहीं, हर देश में जब कुछ नया होता है तो क्रांति होती है। भले क्रांति अभी नहीं हुई है, लेकिन बदलाव इस देश में एक दशक के बाद होना शुरू हो जाता है। यही रूल है, यही भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही भारत का टेक्चर है। भारत के लोग बहुत दिन तक किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, जब नहीं था तो किसी ने 200 साल शासन किया, किसी ने हजारों साल शासन किया, किसी ने 500-600 साल शासन किया। लेकिन आज संविधान से देश चलता है। एक दशक तक आप मूर्ख बना सकते हैं, सदैव नहीं। और बैसाखियों की सरकार है, जिस तरीके से चीज़ों को वादा कर रहे हैं मोदी जी, उन वादा को समझना पड़ेगा। और ख़ासकर बिहार और तेलंगाना की जो सरकारें हैं, मौजूदा परिस्थितियों में जो
माफ़ करिएगा आंध्र प्रदेश की, जिनके दम पे ये सरकार चल रही है, उन लोगों का रुख जिस दिन बदल जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री देश के नहीं रहेंगे। और जब नहीं रहेंगे तो इस देश में कितनी कमियां हैं सब सामने आएंगी। क्या आपके जो सीनियर रहे होंगे, जो पत्रकारिता आपके चैनल में लोग करते हैं, जो यूपीए की सरकार में रहे होंगे, क्या उनको इस तरह दबा के कोई पत्रकारिता करता था क्या? कौन सी सरकार ने दबाया? लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जैसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ पत्रकारों के लिए, लेकिन कब मुलायम सिंह यादव जी ने ये बात कही कि तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट मत छापो? जब विरोध किया कि गलत खबर मत दिखाओ, अपराधी राम बना रहे हो घनश्याम को अपराधी, ये तो खबर गलत है। ऐसी खबर नहीं समाज में होनी चाहिए। किसी के खिलाफ गलत खबर छाप दो तो विरोध किया जाएगा, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आप असलियत मत दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूं हिंदुस्तान के पत्रकारों से, तो बता दें, कोई खबर रुकवाई हो चलने से तो बता दें। जब जब सत्ता में रही सब ने चलाया, हमारे मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के चलाया, नेताजी को क्या क्या नहीं विश्लेषित किया गया। याद करिए, जिस वक्त अयोध्या में गोली चली, उस वक्त इस देश का मीडिया लिख रहा था 100 मरे, कोई लिख रहा था 200 मरे, कोई लिख रहा था 1000 मरे, किसी ने लिखा सरयू लाल हो गई। और जो सरकारी आंकड़े थे वो कितने थे? 17 लोगों की जान गई थी, 16 या 17 लोगों की। और जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी वो लगभग 65 या 67 लोगों की लिस्ट थी, बीजेपी ने जो जारी की थी। और मीडिया छाप रहा था 200 मर गए, 500 मर गए, लाल हो गया, पीला हो गया, सब कुछ छाप दिया गया। किसने रोका? कोई रोका? लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब उस 65 लोगों की, एक पत्रकार की बकौल में बोल रहा हूं, पत्रकार ने इंटरव्यू में अपने पॉडकास्ट में कहा कि जो 67 लोगों की लिस्ट जारी की बीजेपी ने कि अयोध्या में मरे, उसमें 1, 2, 3 पहले 3 नाम जिंदा थे। इसके बाद उन्होंने इस लिस्ट की जांच तक नहीं की, क्योंकि सरकारी आंकड़ा 17 था। देखिए, इस जमाने में बड़े काम हैं। अगर हम इन्हीं का सवाल का जवाब उलझे रहेंगे तो जो पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, किसानों को काम करना है, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस देश में किसी को सत्ता दशकों तक के लिए नहीं मिलती है, और खासकर जो समाजवादी लोग हैं उनके खिलाफ तो पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। मायावती जी आएंगे सत्ता में, उनके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा। समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे, उनके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा। चाहे पत्रकारिता हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, सब खड़ा हो जाता है। सबकी जांचें होने लगेंगी, सबको जेल भेजने लगेंगे, और अब सब सुप्ता अवस्था में है। बड़ा दुर्भाग्य है, कोई नहीं बोलता सरकार के खिलाफ। कोई जज फैसला देता है बायस होके, और बात को सरकार में राज्यसभा चला जाता है। कोई अधिकारी पूरा बायस होके सरकार की तरफ काम करता है, बात को लोकसभा चला जाता है, राज्यसभा भेज दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, सरकार की अहम भूमिका में चला जाता है। एक ही नाम ले रहा हूं, यूपीए की सरकार थी, आर.के. सिंह गृह सचिव हुआ करते थे, बिहार कैडर के आईएएस थे, और उन्होंने पहली बार कहा था इस देश में कि भगवा आतंकवाद होता है। तो वो तो आरएसएस और बीजेपी का दुश्मन हुआ ना, जिसने भगवा को बदनाम किया और कहा कि भगवा आतंकवाद जो है वो इस देश में बीजेपी आरएसएस फैला रही है। और वो आर.के. सिंह मोदी जी के 2 टर्म में कैबिनेट मंत्री रहा, इस बार हार गया। कैसे? आप सोचो कि कितना षड्यंत्र है, कैसे कैसे स्लीपर सेल लोग बैठे हैं सिस्टम में, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। वो सत्ता किसी की भी हो, काम वो आरएसएस के लिए करते हैं। समाजवादी पार्टी में भी कई बड़े-बड़े जितने भी माफिया का नाम आता है सर, आज भी आते हैं। आप बखूबी जानते हो कि मैं नाम क्या लूं, आप बता। नहीं, मैं कहता हूँ जो माफिया थे उनको जेल में थे, सजा थी। तब भी राजेश जी का उनसे संबंध मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा जिसकी पार्टी में माफिया ना हो। तो वही तो मैं कह रही हूँ सर, कहीं ना कहीं तो हमारे सत्ता विपक्ष का एक ही तो एक नियम है कि जिसको सजा हो जाएगी वो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो जब सजा हो जाएगी तो चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारी पार्टी में नहीं रहेगा। जब तक सजा नहीं हुई तब तक वो हमारी पार्टी में, जो सबके लिए रूल है वो हमारे लिए रूल है। ये सब समाजवादी पार्टी हमारे नेता ने करके देख लिया, तब हमारी 47 सीटें आई थी। ये सब करके देख लिया कि जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ेंगे,
धर्म पे कोई बात नहीं होगी, हम बहुत ज़्यादा सामाजिक न्याय की भी बात नहीं करेंगे, हम एक नया स्ट्रक्चर लागू करेंगे। माफिया भी हमारी पार्टी में नहीं होंगे, बाहुबली भी हमारी पार्टी में नहीं होंगे। ये सब करके देख लिया। 47 सीटें आई थी और जीता कौन? जिस पे खुद मुकदमे थे। कितने? दर्जनों। उस पे भी मोहर लगा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वो खुद माफिया, वो खुद बाहुबली। जिन पे दर्जनों मुकदमे हैं वो हिस्ट्री सीटर होता है, वो गैंगस्टर कहलाता है। जिस पे दर्जनों मुकदमे लगते हैं उसी को तो गैंगस्टर कहा जाता है। तो किन पे मुकदमे थे आप बताइए? 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? वो उप मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? 2-2 दर्जन मुकदमे। तो उनको तो कोई नहीं बोला माफिया। वो जिनको बोला जाता है हमारी पार्टी में वो सब पिछड़े अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं, दलित हैं, उनको माफिया चिल्लाया जाता है। और बाकी अगर मुख्यमंत्री जी जाएं, माफिया से मिल आएँ, जेल में बैठ के चाय पी आएँ, कॉफ़ी पी आएँ, इसके बाद उसकी जमानत करा दें, वाई श्रेणी की सुरक्षा दिला दें। ब्रजेश सिंह कहने में मुझे क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गोलियाँ तो मार देंगे। तो मेरा बयान आपके चैनल पे है, अगर गोली पड़ेगी तो जिम्मेदार ब्रजेश सिंह होंगे। बाकी तो मेरी किसी से दुश्मनी है नहीं, ना तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा है, तो मैं नाम लेने में नहीं डरता। मैं कोई हार्डकोर क्रिमिनल थोड़ी नहीं हूँ कि डरते ब्रजेश सिंह ने नहीं मारा तो घनश्याम सिंह ने मार दिया होगा। ऐसा तो है नहीं मेरे साथ। मैं ईमानदार आदमी हूँ और कोई आपराधिक प्रवृत्ति से नहीं आया हूँ, एक सामान्य घर से आया हूँ। मेरे बाप दादा भी गोली कट्टा नहीं चलाए हैं, तो हम भी नहीं चलाएं। कलम की पूजा की है, पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं। इस देश को प्रॉब्लम बहुत है, पिछड़े का बेटा कैसे बोल देगा? आपको जानकारी बता दूं, बड़ा सवाल है ये। आप तो पॉडकास्ट कर रही हैं मेरा, इस देश का स्ट्रीम मीडिया मुझे नहीं बुलाता है। क्यों? बीजेपी ने अपनी बातें बेबाकी तरह से जनता से आप सरकार से नहीं गवर्न हो रहे हो ना, आपको सरकार करोड़ों अरबों रुपए नहीं दे रही है ना। मैं इकलौता इंडिया गठबंधन का प्रवक्ता हूं जिस पे बैन लगाया गया, इकलौता, और सिर्फ इसलिए कि मेरे तीखे जवाब होते हैं। भाई मेरे सवाल भी हैं, जवाब भी हैं, ये सरकार के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये मीडिया चैनल में बैठे एंकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं मेरे जवाब का। और कोई ऐसी बात नहीं कहता जो गैर संवैधानिक बात हो, जो असंसदीय भाषा हो, वो नहीं बात करते। इतनी देर में मैंने ऐसा कोई शब्द कहा आपसे? आप मुझसे कितना भी तीखा पूछो, मैं संसदीय भाषा में ही जवाब दूंगा। लेकिन हो सकता है मेरा तीखा जवाब होगा। मैंने कहा ना कि ब्रजेश सिंह से मिलने जाते हैं और इसके बाद उनकी जमानत हो जाती है। आप सोचो, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है। अभी कहा था ना आजमगढ़ में परसों, क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने? डी कंपनी। मैं विश्लेषित करता हूँ डी कंपनी क्या है। आपसे पूछने वाली थी कि डी कंपनी जो अदम्य साहस के साथ गढ़ आजमगढ़ बना रही है, ये मतलब बयान था योगी जी का, मैं वही पूछने वाली थी सर आपसे। डी कंपनी उत्तर प्रदेश के 2 माफिया हैं जिनका डी कंपनी से रिश्ता रहा। समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन वो तो मैं नाम लेके, वो बताए ना नाम लेके कौन है, मैं बता रहा हूँ जिनका नाम लिया। ब्रजेश सिंह कभी मुख्तार के लिए काम करते थे, माफ़ करिएगा, डी कंपनी के जो संचालक थे, क्या नाम है उनका, मैं तो उनके नाम से भी बहुत ज़्यादा परिचित नहीं, भाग गए देश छोड़ के। दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे। किस दाऊद के कहने पे किसकी हत्या की थी मुंबई में, पता करिए ना। एक सांसद हैं इनके ब्रजभूषण सिंह, वो किसके लिए काम करते थे, क्या रिश्ता था उनका डी कंपनी से? और हमारे नेता ने जो बताया, इनके कौन से मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने डी कंपनी के किन लोगों से पैसा लिया इसी सरकार में, और उसको कहाँ भगवा दिया, कहाँ गया वो आदमी, किसने पैसे लिए थे, किसने भगवाया देश से, किसको नहीं मालूम। तो मुख्यमंत्री जी जब ये बोलते हैं डी कंपनी की बात, तो मुझे एक बात समझ में आती है, क्योंकि जिन का मैंने नाम लिया ये सब ठाकुर हैं और ये बात कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इकलौता राजा बन के रहना चाहते हैं ठाकुरों के नेता। जो दूसरा होगा, भले माफिया हो, बाहुबली हो, उसको नहीं उभरना देना चाहते, क्योंकि वो इसीलिए डी कंपनी का सवाल पूछते हैं कि जब मैं कहूँगा तो ब्रजभूषण सिंह से मेरी अदावत है, उनका नाम आएगा। ब्रजेश सिंह मेरे लिए काम करते हैं, उनका नाम आएगा। मेरे साथ काम करने वाला मीडिया सलाहकार, उसका नाम आएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री जी बोलते हैं डी कंपनी, क्योंकि उनकी बदनामी तो होगी नहीं, उन्होंने तो डी कंपनी के लिए काम किया नहीं है। जिन्होंने काम किया विपक्ष उसका नाम लेगा, तो उनकी
मिट्टी पलीत होगी, इसीलिए मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। हमको क्या दिक्कत है, हम तो बोलते रहेंगे, जब जब याद दिलाओगे तब तब बोलेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, और वहां जाके इस तरह से बयान देना कहीं ना कहीं सर जनता पे भी तो इसका असर। अपने गढ़ में बारिश में नाव चलवाएंगे, आजमगढ़ में जाके डी कंपनी कहेंगे। आजमगढ़ की पहचान सिद्धे नेताजी ने, समाजवादियों ने, चाहे वो पूर्व में राम नरेश जी रहे हों, उन सब लोगों ने समाजवादी विचारधारा का बढ़ावा दिया और सदैव आजमगढ़ के डेवलपमेंट की बात की। स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाए, प्रशासनिक भवनों को बनाया, सड़कें बनाई, गन्ना मिल लगवाई, सब कुछ समाजवादियों ने किया। आप जाके DABCD यही बोलोगे, काम करना तो आता नहीं है। काम करते तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में सारे जिलों का नाम होता। वैसे हम पे आरोप लगता था। कहते हैं सर, योगी जी का कहीं भी अगर जाते हैं तो कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का नाम एक अलग पहचान के साथ देखा जाता है। क्या नहीं, कौन सी पहचान उत्तर प्रदेश में? के नाम पे, विकास के नाम पे, हर एक चीज में अलग तरह से देखा जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश का नाम कहीं अच्छे से नहीं, पहचान नहीं थी उसकी, लेकिन आज बड़े स्तर पे लेवल पे आता है। ये सवाल मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि पहले, ये तो वही बात हो गई कि मोदी जी थे, जब आए तो भारत को पहचान मिली, उससे पहले भारत की पहचान नहीं थी। ये वही सवाल हो गया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, बताइए आप। मेरा तो सर, मैं जनता के सवाल आपसे। राम मंदिर बना है जो, वो कोर्ट के आदेश से बना। सरकार चाहे मोदी जी की हो चाहे योगी जी की हो, हमारी सरकार होती, अगर आदेश आता तो हमारी सरकार को भी जितना डेवलपमेंट करना उतना करना पड़ता, कोई भी करता। और हुआ नहीं कोई, इकलौता देश में तो राम मंदिर है नहीं, और भी स्टेट में तो मंदिर हैं। कश्मीर में उदाहरण देता हूँ, माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, और कश्मीर में सदैव ही मुख्यमंत्री मुस्लिम बैठता है। आई एम राइट? आप भी सहमत रखेंगे मेरी बात का? उदाहरण कोई देगा नहीं। कितना डेवलपमेंट कर दिया गया उन पहाड़ियों पे, वहां की सरकार ने काम किया नहीं किया? क्यों? पर्यटन बढ़ा, लोगों का आवागमन हुआ, पहाड़ी क्षेत्र था, व्यवस्था की गई, मुस्लिम मुख्यमंत्रियों ने करी। और कितना अच्छा ट्रस्ट है, कितना अच्छा मंदिर है, नेचुरल माता जी के पिंडी रूप में वहां स्थापित है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है, जम्मू तक हवाई जहाज की व्यवस्था भी है, और बसों की व्यवस्था, रोपवे की व्यवस्था है, टेम्पो की व्यवस्था है, घोड़े की व्यवस्था, सब कुछ है। तो जहां पे पर्यटन होगा, जहां चीजें बनेगी, जो सरकार होगी वो करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है। फैसला चल रहा, जब फैसला ही नहीं राम मंदिर पे आया था तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में डिसाइडेड था, हाई कोर्ट से जो फैसला हुआ था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस चला गया, तो उसमें कोई सरकार क्या कर पाएगी? कोई नहीं कर पाएगी। क्या हमने अपनी सरकार में, मथुरा में काम हमारी सरकार में नहीं हुआ क्या? जाके मथुरा के लोगों से पूछिए कि जो वहाँ फुटपाथ बने, जो पैदल चलने वालों के लिए बना, जो साइकिल चलने वालों के लिए बना, जो सड़कें बनाई गई, जो और व्यवस्था मथुरा में बनाई गई, प्रेम मंदिर का उद्घाटन अखिलेश यादव जी के हाथ हुआ और शिलान्यास भी उन्हीं के हाथ में हुआ, या जितना भी काम कराया गया वो क्या हमारी सरकार में नहीं हुआ क्या? ये एक नैरेटिव बनाया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर मंदिर बनाएगी तो। मैं दूसरी बात कहता हूँ, इस देश में जितने पौराणिक छोटे छोटे मंदिर तोड़े गए वो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में तोड़े गए, चाहे बनारस हो या पूरे उत्तर प्रदेश का हिस्सा उठा के देख लीजिए। सबसे ज्यादा पौराणिक मंदिर जिनकी सदियों सदियों पहचान थी, वो मंदिर इस सरकार ने तोड़े हैं। कॉरिडोर के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, सड़क के नाम पे कोई सरकार नहीं तोड़ पाई। सब जनता के धर्म के नाम से सदैव दो कदम पीछे कर लेते थे कि जनता के बीच में हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग तो पूरी व्यवस्था को संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये सरकार नहीं संविधान के हिसाब से चलाना चाहती, ये सरकार तो अपनी मनमर्जी से चलाना चाहती है कि उनके मन में क्या है, मन विधान उनका क्या है, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, उनका मन विधान से चलता है सिस्टम। इसलिए इस सरकार ने धर्म का उद्धार नहीं किया, धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, धर्म का व्यापारीकरण करके उसको संकुचित कर दिया है। इस बात को कहने में हर देश के नागरिक को एक पल भी पीछे नहीं रहना चाहिए। सर, आप एक सामाजिक और राजनीतिक जानकर मैं यही जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है या उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था वो कहाँ तक पहुंची और किस लेवल तक पहुंची है बीजेपी सरकार में, आपसे सुनना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ, जो हुआ है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा।
अभी एक सड़क बनी है गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक 91 किलोमीटर की, 7,350 करोड़ रुपए की बनी। कितनी? 7,350 करोड़ की बनी है, और जो मात्र 91 किलोमीटर का 4 लाइन है, हाईवे जिसको कहते हैं। और हमारी सरकार में 13,000 करोड़ रुपए में 302 किलोमीटर का इंडिया का पहला सबसे शानदार एक्सप्रेसवे बना है, जिसमें सर्विस लाइन भी है, जिसमें रेस्टोरेंट भी हैं, जिसमें पेट्रोल पंप भी हैं, जिसमें रेस्ट रूम भी हैं, होटल भी है, सब कुछ है, और 6 लाइन का है, देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे, और 91 किलोमीटर 4 लाइन। तो आप कल्पना करो कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कितने बड़े लेवल का है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना और मरम्मतें होती रहा। हम लोग लखनऊ में हैं, लखनऊ में एक किसान पथ बना, कभी आपको समय लगे तो आप चले जाइएगा। किसान पथ अभी कंप्लीट हुआ, जुम्मा कुछ महीने हुए हैं, और आप देखिएगा दूसरी तरफ से सड़क उखड़ रही है, गड्ढे हो रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, वीडियो बना के डालते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, गाड़ी उसमें धंस गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, गाड़ी उसमें धंस गई। सड़क पे, कॉर्नर पे नहीं, सर्विस लाइन पे नहीं। तो आप सोचो, भ्रष्टाचार, इस सरकार ने काम कुछ नहीं किया। धर्म, मंदिर, भगवान, ये सारी चीज़ें इसने करी हैं, काम किया है, और उसी के नाम पे वोट मांगा है। अयोध्या का डेवलपमेंट किया गया है, जो कहा जाता है उसको हम देखते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कितने लेवल का हुआ, ये बात आपको मेरे ख्याल से गहन अध्ययन करनी चाहिए। किसानों को पैसा नहीं मिला मुआवजे की राशि। जिस किसान की ज़मीन चली जाती है, समझ लीजिए एक साधारण इंसान, जैसे किसी के परिवार में जान जाती है मुखिया की, वैसे किसान के घर से जब ज़मीन जाती है वो जान के बराबर होती है। उसका मुआवजा ये सरकार नहीं दे पाई। वो किसान कौन थे? वो अयोध्यावासी नहीं थे क्या? वो भगवान राम के जो पूरे उस मिट्टी के वर्चस्व में जीने वाले लोग नहीं थे क्या? उनसे क्या दुश्मनी थी? वो कोई सऊदी अरब से आए हुए लोग थे क्या? अमेरिका से आए हुए लोग थे क्या? जो सरकार अपने देशवासियों को मुआवजा ना दे पाए और भगवान राम की पवित्र भूमि पे, वो सरकार क्या उत्तर प्रदेश का भला करेगी? हाँ, बड़ी बेबाकी से कह रहा हूं, मठ में पैसा खुबा गया। गोरखनाथ पीठ के मठ में पैसा खुबा गया, चाहे आप जांच करा लो आरटीआई से। पहले कितना था, अब कितना है? सर, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। योगी जी बिना विपक्ष के आप साथ रहते हुए एक आम इंसान में किस नजरिया से देखते हुए, कहीं ना योगी जी को जो युवा है वो अपने आइडियल मानते हैं, आप किस नज़र से उनको देखते हैं? अगर विपक्ष के ना नज़र से देखें तो? नहीं, योगी जी को आइडियल बीजेपी के लोग मानते हैं। सर, युवा भी मानते हैं? युवा नहीं मानते, जो बीजेपी की विचारधारा के लोग मानते हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट होकर बताऊंगा, इस देश का 60% से ज़्यादा युवा योगी जी को आइडियल नहीं मानता। क्यों? मैं 60 कम बता रहा हूँ। सर, आप अपना भी बताइएगा। आप मैं पूरा आंकड़ा बताऊं, उसमें मैं भी हूँ। योगी जी आइडियल नहीं हो सकते इस देश के युवाओं के। आज के आधुनिक युग में बहुत कम परसेंट लोग होंगे जो महंत बनना चाहेंगे। वो भी 1-2% लोग हैं टोटल आबादी के। जो 90% से ज़्यादा आबादी है, वो एक बेहतर जीवन जीना चाहती है, एक शानदार नौकरी, खूबसूरत बीवी और बेहतरीन परिवार के साथ वो जीवन जीना चाहता है, क्योंकि जन्म एक बार मिलता है। तो योगी जी को युवा क्यों आइडियल मानेगा? सर, उनकी जो रणनीति होती है समाज सुधार के लिए, अरे समाज सुधार करना है तो समाज सुधारक बनेगा। वो शानदार युवा नौकरी और भविष्य के सपने, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, बम्बई, दिल्ली, महानगर, बंगलोर जाके वो अपनी नौकरी और शानदार जीवन जिएगा। कि योगी जी को आइडियल मांग के भगवा पहन के थोड़ी नहीं मंदिर में बैठेगा। ये बात स्पष्ट जान लीजिए। इस देश का जो युवा है वो आइडियल अखिलेश यादव जी को मानता है कि मेरा भी जीवन अखिलेश यादव जी की तरह हो, बेहतरीन जीवन हो, बीवी हो, बच्चे हों, हमारा परिवार आगे बढ़े। अब इनको कौन मांग के अपना आइडियल बनाएगा? मतलब वही परिवार खत्म, देश का विकास खत्म। तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई इस लखनऊ में गैर बीजेपी की विचारधारा के लोग, उनसे कहिए कि आप योगी जी बनना चाहते हैं? आपके हाथ में माइक रहता है, आप पूछिएगा। भगवा आप पहन के महंत बनना चाहते हैं?
गैर शादीशुदा जीवन बिन बच्चों के, बिन पत्नी के रहना चाहते हैं? आप पूछेगा। व्यक्तिगत नहीं, उनकी जो भावनाएं हैं देश के लिए जो समर्पित करते हैं, सबकी भावनाएं। आप मुझसे इतने तीखे सवाल पूछ रही हैं, आपकी भावनाएं देश के लिए, तभी तो आप इतने तीखे सवाल पूछ रही हैं। आपके मन में है कि देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके मन में है कि हमारा उत्तर प्रदेश बढ़ना चाहिए, इसीलिए तो आपके अंदर भावना है, मेरे अंदर वही भावना, आपके अंदर वही भावना, जो रिक्शा चलाता है उसके अंदर भी वही भावना कि सड़क अच्छी होगी तो हमको कम मेहनत लगेगी रिक्शा चलाने में। अगर 10 गड्ढे होंगे तो उसकी ताकत जहाँ 10 किलोमीटर चलाने की हो वहाँ 5 किलोमीटर भी नहीं चला पाएगा। तो भावना सबके मन में है। योगी जी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, योगी जी के अंदर एक भावना अलग है कि वो मठ में बैठे बैठे हो सकता है पूरा जीवन बिताना पड़ता, संसद के सदस्य तो थे ही, सांसद के रूप में भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब जीवन जी लिया। अगर इस पैटर्न के लोग हों कि भगवा पहन के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, सांसद बनने को मिला, तब हो सकता है परसेंटेज 10, 15, 20% युवा ऐसा सोचते हैं, क्योंकि एक लग्जरियस लाइफ मिलेगी, राजा बन के रहूँगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, तब आइडियल मान सकते हैं। बाकी मठ में बैठ के इतने मानने वाले लोग नहीं होंगे, और उसका पैटर्न ही लाइफ स्टाइल दूसरी होती है। जो साधु संत होते हैं उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ सबका। लेकिन इस देश का जो आम नागरिक है वो अमेरिका जाना चाहता है, लंदन जाना चाहता है और कनाडा जाना चाहता है, वो अच्छी नौकरी करना चाहता है, अच्छा पैसा कमाना चाहता है और एक बेहतर जीवन जीता। चलिए, शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बेबाकी से कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश की जो राजनीति उसको समझाएं, सत्ता और विपक्ष की क्या है वो आपने समझाया, इसके लिए बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज पांडे जी, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक है, मनोज यादव जी जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक अलग ही मोड़ पर चली गई है, कहीं ना कहीं धर्म और जाति दोनों बढ़ चुकी है। लेकिन जब अगर समाजवादी पार्टी 2027 में आती है तो वो अलग तरीके से एक राजनीतिक मोड़ देगी, उत्तर प्रदेश की एक अलग अर्थव्यवस्था को लेके जाएगी, युवाओं को कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देगी। इन सब चीज़ों पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से और एक स्पष्ट शब्दों में उन्होंने हमारे जनता को ये बात समझाई। तो अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगले पॉडकास्ट में हमको किस बात पे सुनना चाहते हैं, किस विषय पे आप सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आगाज़ टाइम के पॉडकास्ट में। धन्यवाद।